बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SP स्टडी पॉइंट पर। मैं सोनू आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे BSc फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट केमिस्ट्री। फर्स्ट ईयर में दोस्तों जो आपकी केमिस्ट्री है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ये जो पाठ्यक्रम है ये NEP के तहत चलाया जा रहा है, नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुई थी और सभी यूनिवर्सिटी ये लगभग अप्लाई कर चुकी हैं। तो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी से हों सभी का पाठ्यक्रम सेम है। दोस्तों आज हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी के आगामी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सहायक करेगा। चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। जोरदार तरीके से सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपकी फर्स्ट यूनिट जो है उसका नाम है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। चलिए दोस्तों अब हम आज सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं पूछा गया है, ए मॉलिक्यूल पासिंग डाइपोल मोमेंट इज, यानी एक मॉलिक्यूल इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल डाइपोल मोमेंट को पास करेगा। पहला दिया गया है CH4, ऑप्शन बी दिया गया है H2O और ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका NH3, डी दिया गया है CO2। मैंने आप लोग को डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए बता दिया है, जिनको नहीं पता है वो लोग जा करके वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पर CH4 को देखेंगे। तो CH4 क्या होता है दोस्तों, इसका म्यूनेट आएगा 0। तो अगर इसका म्यूनेट 0 आ जाएगा तो इसका डाइपोल मोमेंट भी 0 होगा, तो ये पास नहीं करेगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। दूसरी बात H2O की अगर बात करें तो H2O क्या करता है दोस्तों, H2O में आप देखेंगे तो इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनेगा और इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी होगी, 4 होगी। 2 ये और ये 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों लोन पेयर है, क्योंकि कंप्लीट इसका स्टक नहीं पूरा हो रहा। 2 2 4 2 6 और 2 ये 8, तभी इसका कंप्लीट स्टक पूरा हो रहा था। तो ये लोन पेयर है। और मैंने आप लोग को बताया था कि जहाँ भी लोन पेयर दिख जाए वो 100% उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा और वो पोलर होगा। मैंने आप लोग को बताया था ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि H2O क्या है, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या होगा, वो पोलर होगा। वो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। और जब पोलर होगा तो इसका म्यूनेट की बात किया जाए तो इसकी म्यूनेट क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी, यानी कि 0 नहीं होगी। और जब इसकी 0 नहीं होगी तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। तो इसीलिए अब इसमें आपको बताना था कि पासिंग डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर जो पासिंग डाइपोल मोमेंट कर रहा है वो H2O कर रहा है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, 0। CO2 की अगर बात करें तो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। यहाँ पर H2O जो होगा उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, यही डाइपोल मोमेंट पास करेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रांग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने नहीं बताया है, कल की क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग सबसे पूछा गया दोस्तों। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सबसे स्ट्रांग होगी वो फ्लोरीन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में होगी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखते हैं। क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में अधिकतम होगी, एथेनॉल में या डाई एथिल ईथर में। डाई एथिल ईथर का फार्मूला किसको किसको पता है, सभी लोग कमेंट करके बताइए। एथिल क्लोराइड का फार्मूला किसको पता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। या फिर ट्राई एथिल एमीन में। चलिए आपको बताना है कि इनमें से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम किस में होगी। तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी ये सब ऑप्शन दिख जाएं तो आपको इथेनॉल दिख जाए, इथेनॉल में क्या होगी, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अधिकतम किसमें हुई, किसमें होगी दोस्तों, इथेनॉल में होगी। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन है कि विच हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। इनमें से किसके पास अधिकतम यानी कि सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होगा। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है आपका CH4, ऑप्शन बी दिया गया है CHCl3, ऑप्शन सी दिया गया है CCl4 और ऑप्शन डी दिया गया है CHI3। आपको बताना है इसमें कि अधिकतम डाइपोल मोमेंट किसमें होगा सबसे ज़्यादा। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं CH4 को लेकर के।
तो CH4 का म्यूनेट कितना आएगा दोस्तों, इसका म्यूनेट आएगा 0। तो म्यूनेट 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा। और इसका डाईपोल मोमेंट कितना होगा, इसका डाईपोल मोमेंट 0 आएगा। अब दूसरा ऑप्शन है CHCl3, इसका डाईपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा। CCl4 की बात करें तो इसका डाईपोल मोमेंट बताइए किसका होगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका म्यूनेट कितना आएगा, 0 आएगा दोस्तों। जब 0 आएगा तो इसका डाईपोल मोमेंट भी 0 होगा। तो इसमें अगर हाईएस्ट की बात किया जाए तो हाईएस्ट डाईपोल मोमेंट किसका होगा, CHCl3। यानी कि आपके जो चौथा प्रश्न है दोस्तों, उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डाईपोल मोमेंट। इनमें से आपको बताना है कि जीरो डाईपोल मोमेंट किसके पास है। सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताएंगे, सभी लोग का आंसर चैट सेशन में आना चाहिए। डाईपोल मोमेंट निकालने के लिए मैंने आप लोग को ट्रिक भी बता दिया है, फॉर्मूला भी बता दिया है। तो डाईपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा होता है दोस्तों, डायरेक्शन इसका कितना होता है जल्दी से बताइए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इस डाईपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी है, तो डाईपोल मोमेंट जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कभी कभी इसे पी से डिनोट करते हैं और कहीं कहीं पर इसे वेक्टर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो म्यू इक्वल टू क्यू इंटू डी होता है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका अगर पूछा जाए कि ये बताइए कि डाईपोल मोमेंट किसमें अधिकतम होगा, 0 होगा, तो इसके लिए कैसे आप निकालेंगे, तो आपको म्यू नेट निकालना होगा, म्यू नेट की वैल्यू। जैसे कि अब म्यू नेट कैसे निकालेंगे आप लोग, अब ये बताइए, मैं आप लोग को म्यू नेट निकालना बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दिया BF3, आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताइए BF3 पोलर है कि नॉन पोलर। तो हमने बताया था आप लोग को, जिसमें पोल बन जाए वो पोलर, जिसमें पोल ना बने वो नॉन पोलर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें सभी में पोल बन रहे हैं। क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी के पास पोल बन रहे हैं, लेकिन ये नॉन पोलर है। अब ये कैसे है, इसके लिए म्यूनेट निकालना होगा। तो म्यूनेट आप देखेंगे कि इसके पास क्या है, यहाँ पर डेल माइनस, यहाँ पर डेल प्लस। तो ये दोनों मिलकर कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों मिलकर इसको कैंसिल कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो क्या आ रहा है, इसका डाईपोल मोमेंट 0 आ रहा है। तो इस प्रकार से म्यूनेट निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब चलिए पांचवें प्रश्न पे था कि इनमें से 0 डाईपोल मोमेंट किसका होगा, CH2Cl2 का आप लोग निकालिए। BF3, चलिए BF3 का निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो BF3 अभी मैंने आप लोग को बताया, BF3 का निकाल के। ठीक है, तो BF3 क्या है, नॉन पोलर है। और जब ये नॉन पोलर है तो इसका म्यूनेट जाहिर सी बात है 0 होगा। पोलर में क्या होगा, देखिए अब दो चीज़ मैं यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूँ। जब भी आपको कोई भी कंपाउंड या कोई भी बॉन्ड पोलर हो जाए तो उसका जो म्यूनेट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। और जहाँ पर नॉन पोलर दिख जाएँ तो ये मान लीजिए कि 100% वहाँ पर जो म्यूनेट की वैल्यू होगी वो 0 होगी, डाईपोल मोमेंट उसका 0 होगा। तीसरी बात, लोन पेयर अगर दिख जाए आपको किसी कंपाउंड में लोन पेयर की संख्या, तो वो 100% पोलर है, वो नॉन पोलर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि इसमें से किसका डाईपोल मोमेंट 0 होगा। तो 0 डाईपोल मोमेंट किसका है दोस्तों, BF3 का है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए, पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिस्ट नहीं करता है, फिनोल, लिक्विड NH3, वाटर, लिक्विड HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब आपको बताना है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिस्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 6, तो इनमें से जो लिक्विड HCl होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेन नहीं करता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि विच मॉलिक्यूल हैज़ नो डाईपोल मोमेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से मॉलिक्यूल के पास डाईपोल मोमेंट नहीं होता है। जल्दी से आप लोग बता दीजिए भैया, सभी लोग को मैंने डाईपोल मोमेंट निकालना बताया है। क्वेश्चन नंबर 7, तो CHCl3 में आप लोग को पता है इसका डाईपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है। CHCl3 यहाँ पर दिया गया है, इसके पास भी कुछ डाईपोल मोमेंट होगा, और CHCl3 यहाँ पर भी दिया गया है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ डाईपोल मोमेंट होगा। 0 डाईपोल मोमेंट की बात हो रही है।
नो डाइपोल मोमेंट, तो यहाँ पर CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड के पास क्या होता है, डाइपोल मोमेंट नहीं होता है, जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होगा तो इसकी म्यू नेट की वैल्यू जीरो आएगी। तो इसलिए आप अगर डाइपोल मोमेंट पूछा जाए कि नो डाइपोल मोमेंट, तब भी CHCl4 होगा, अगर जीरो पूछा जाता तब भी यहाँ पर CHCl4 होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, द ज्योमेट्री ऑफ H2O। H2O की ज्योमेट्री पूछी गई है कि H2O की जो ज्योमेट्री होती है वो कैसी होती है, सभी लोग को बताना है H2O की ज्योमेट्री। चलिए, ऑप्शन दिया गया है लीनियर, बी दिया गया एंगुलर, सी है पिरामिडल और डी दिया गया है टेट्राहेड्रल। तो H2O की किस प्रकार से बनता है, देखिए भैया ऐसे ही तो बनता है, और इसमें लोन पेयर पाए जाते हैं, तो इसको हम लीनियर तो कह नहीं सकते क्योंकि लीनियर होगा नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या होगा, वो एंगुलर होगा। इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो एंगुलर होगी, और H2 जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है, ये पोलर है, और इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, जीरो होगा। जीरो होगा नहीं होगा, क्योंकि इसमें लोन पेयर हैं, और जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे तो 100% पोलर होगा, और म्यू नेट की वैल्यू जो आएगी वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है, और डाइपोल मोमेंट एग्जैक्ट कितना आएगा वो मैं बाद में आपको निकालना बता दूंगा फार्मूले की सहायता से। ओके, इसी प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट। अब इसमें बताना है किनमें जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। NH3 दिया गया है, H2O दिया गया है, CO2 और BCl3। चलिए अब आप लोग निकालिए इसका डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है, इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट पूछा गया है। NH3 की बात करें तो NH3 का आप लोग निकालिए, NH3 का डाइपोल मोमेंट कितना होगा दोस्तों। ये पोलर मॉलिक्यूल है, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये पोलर है, और पोलर कैसे है, क्योंकि इसकी म्यू नेट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रही है। तो म्यू नेट वैल्यू जब जीरो आ जाए तो क्या होगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका डाइपोल मोमेंट आएगा। तो पहला तो आपका ऑप्शन क्रॉस हो गया। ऑप्शन बी बचा H2O, इसके पास आप सभी को पता है कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा, आप लोग केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़े हुए हैं, बेसिक से हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग को पढ़ा देंगे दोस्तों, बस बेसिक की क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो H2O के पास लोन पेयर है तो ये भी पोलर है, इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका कैंसिल हो रहा है। अब सी की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, क्या है दोस्तों, नॉन पोलर है। इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनेगा, CO डबल बॉन्ड O। अब इसमें जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, कार्बन की वैलेंसी आपको पता है कितनी होती है, 4। ठीक है, और अगर देखें तो 2 2 4 2 2 4 4 4 8, इसका अष्टक पूरा हो रहा है, अष्टक पूरा हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। और अगर इसका हम डाइपोल मोमेंट देखें तो आप सभी को पता है इसका डायरेक्शन कैसे होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसमें क्या हो रहे हैं, पोल्स बन रहे हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर डेल प्लस आएगा, यहाँ पर डेल माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, जीरो और ये जीरो। इसका डाइपोल मोमेंट कितना आ गया दोस्तों, इसका डाइपोल मोमेंट आ गया जीरो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया था कि ये बताइए कि डाइपोल मोमेंट क्वेश्चन नंबर 9 में जीरो डाइपोल मोमेंट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, CO2 के पास जीरो डाइपोल मोमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही बेसिक से हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप सभी के क्वेश्चन समझ में आए। आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड। अब बताइए, कल मैंने आप लोग को बताया था कि आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए भैया। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा हो वो आयनिक है, और जहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है वो कोवैलेंट बॉन्ड कहलाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन कि आयनिक एंड कोवैलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड इज। आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड दोनों, कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों कंटेन कर रहा है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है CH4, ऑप्शन बी दिया गया दोस्तों SO2,
ऑप्शन सी दिया गया है NaOH और ऑप्शन नंबर डी है KCl। जल्दी से आप सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा जो आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड दोनों कंटेन कर रहे हों। सभी लोग का आंसर आना चाहिए। चलिए कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग करिएगा। कल मैंने ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाया था फजान भाई साहब के रूल में, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी लोग करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेन करता है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पहला दिया गया है, ऑप्शन बी दिया गया है मेटा नाइट्रोफिनॉल, ऑप्शन सी है नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनॉल और डी दिया गया है फिनॉल। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंसिस्ट करता है। तो वो हो जाएगा आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेन करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों, पूछा गया है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन सॉलिड हाइड्रोजन आर। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कैसी रहेगी। कोवैलेंट फोर्स होगा या वांडर वाल फोर्स होगा या हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा या ऑल ऑफ दीज होगा। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इन सॉलिड, कोवैलेंट फोर्स, वांडर वाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो वांडर वाल फोर्स होगा यहाँ पर, ठीक है। वांडर वाल फोर्स और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कल का टॉपिक है, वो कल मैं आप लोग को अच्छे से पढ़ा दूंगा। 2 ही टॉपिक आपके बचे हुए हैं इसमें फर्स्ट यूनिट में और वो क्लियर हो जाएंगे कल। परसों से आपकी सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है इन आइस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर वाटर मॉलिक्यूल। यानी कि इन आइस बर्फ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर वाटर मॉलिक्यूल के पास कितने होगी। बर्फ में हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो वाटर मॉलिक्यूल के कितने होंगे बताना है आइस में, ठीक है। क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार फिर से। इन आइस यानी बर्फ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की नंबर पर वाटर मॉलिक्यूल यानी कि प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल के पास बर्फ में प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी होगी। ऑप्शन आपका दिया गया है 4, बी दिया गया है 3, ऑप्शन सी दिया गया है 2 और ऑप्शन डी दिया गया है 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 तो इसका जो सही आंसर होगा प्रत्येक मॉलिक्यूल यानी प्रत्येक वाटर मॉलिक्यूल के पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की संख्या होगी वो 4 होगी। कहाँ पर, बर्फ मॉलिक्यूल में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 विच मॉलिक्यूल हैज ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से किस मॉलिक्यूल के पास ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। पहला आपका दिया गया ऑप्शन IF3। तो IF3 दोस्तों ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री इसके पास है। ऑप्शन बी दिया गया है PCl3। अब PCl क्या है, PCl3 की ज्योमेट्री कैसी होगी। तो इसका भी जो ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। अब ऑप्शन सी की बात करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन सी आपका है NH3। NH3 क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है और इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 इसका डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, इसकी ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी। तो इसका भी नहीं होगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आपका है BF3। तो BF3 की जो ज्योमेट्री होती है दोस्तों वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर होती है। क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है। तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री किसकी है, तो BF3 की है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल SF6 मॉलिक्यूल में। अब SF6 मॉलिक्यूल में पूछा गया है कि कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो अब आपको बताना है, अब इसमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को जानने के लिए इसका आपको क्या बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर एक F, 2, 3, 4 और एक 5, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया गया है, F6 दिया गया है, एक F यहाँ पर आप लिख दीजिए।
तो अगर बॉन्ड की बात देखा जाए तो कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया था बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल SF6 मॉलिक्यूल, क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड क्या बना रहे हैं, देखिए अगर मैं आपसे पूछूं CH4 में बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बनाएंगे, C यहाँ पर हाइड्रोजन H लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। अब बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 बॉन्ड बन रहे हैं ना, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4 बॉन्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी पूछा गया था बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट इन ऑक्टाहेड्रल SF6 मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो 6 होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है डाइपोल मोमेंट इज हाइगर फॉर, डाइपोल मोमेंट इसमें किसके लिए अधिकतम होगा, CCl3 दिया गया है, CH4 दिया गया है, CHF3 और CCl4। CCl4 का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो 0 होगा, CH4 का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो कितना होगा जल्दी से बताइए, इसका भी 0 होगा। ठीक है, अब हाइगर फॉर किसके लिए है, CHF3 में होगा या Cl3 में, फ्लोराइड में होगा या क्लोरीन में होगा, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, तो आप सभी को पता है कि आयोडीन, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, तो 16 नंबर प्रश्न में सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर C सही होगा। हाइगर किसके पास होगा, CHF3 में होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन C सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है दोस्तों कि वांडर वाल फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन, वांडर वाल फोर्स जो है वो किस मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, या चार्ज ऑन न्यूक्लियस पर, या रेडियस ऑफ एटम पर, या ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17, तो ये ऑल ऑफ दीज पर जो वांडर वाल फोर्स होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस पर चार्ज कितना है, और रेडियस ऑफ एटम्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर आपका डी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, द इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वेरी इन द ऑर्डर, आपको बताना है इंट्रामॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स सबसे अधिकतम किस क्रम में होगा, वाटर, एल्कोहल या ईथर, सबसे यानी कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, ईथर में होगा, या सबसे ज़्यादा एल्कोहल में होगा, या सबसे ज़्यादा किस में होगा, ईथर में, या फिर वाटर में, आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सबसे अधिक, अगर पूछा जाए इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स तो वो वाटर में होगा, सबसे अधिक वाटर में, फिर एल्कोहल में, फिर आपका ईथर में। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं दोस्तों। पूछा गया द वीकेस्ट एमंग ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से वीकेस्ट सबसे कौन सा सबसे वीक होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या वान डेर वाल्स फोर्सेस। चलिए 19 नंबर प्रश्न है। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सबसे वीकेस्ट होता है यानी सबसे कमज़ोर। तो आयनिक बॉन्ड को पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा तो ये तो वीक होगा नहीं। कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, यहाँ पर कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरफ से मजबूत है। मेटालिक बॉन्ड भी मजबूत होता है यानी कि एक तरफ मेटल और एक तरफ से नॉन मेटल। अब यहाँ पर बात हो रही है वान डेर वाल्स फोर्स की, तो इन तीनों की अपेक्षा जो वान डेर वाल्स फोर्स होगा वो वीकेस्ट होगा। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वान डेर वाल्स फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिए। पूछा गया है विच एमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, इनमें से किसके पास लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग का आंसर आना चाहिए दोस्तों। इसमें NH3 का डाइपोल मोमेंट कितना होगा, डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट तो इसका निकलेगा। ऑप्शन बी दिया गया है N2O में क्या हो जाएगा, इसका डाइपोल मोमेंट अगर निकालेंगे तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। क्वेश्चन नंबर माफ करेगा दोस्तों, 0 नहीं होगा, यहाँ भी पोलर है। HI हाइड्रोजन आयोडाइड की बात अगर किया जाए तो ये कैसा होगा, सभी लोग बताइए, ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आप लोग को बताया था जब भी आपको
हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल मिल जाएं। हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल किसे कहते हैं? जहाँ पर दोनों एटम जो होंगे, दोनों जो नेबर होंगे वो डिफरेंट होंगे। यानी जैसे कि जो है होमो एटॉमिक की संख्या में कौन से आते हैं? आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या हैं? ये हेट्रो एटॉमिक। जहाँ भी आपको हेट्रो एटॉमिक दिख गया है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्या होगा? नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि ये पोलर मॉलिक्यूल होंगे, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। ठीक है। और अगर यहीं पर पूछ लिया जाए होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक पूछ लिया जाए कि होमो एटॉमिक क्या होता है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ भी आपको H2 दिख जाए, Cl2 दिख जाए, Br2 दिख जाए, या H2 दिख जाए, Cl2 दिख जाए, या फिर आपको F2 दिख जाए, तो ये क्या हो जाएंगे? ये होमो एटॉमिक हैं। और ये क्या होंगे? ये नॉन पोलर होंगे। होमो एटॉमिक में दोनों जो जिनमें दोनों एटम सेम हो, जिनमें दोनों एटम सेम हो दोस्तों, ठीक है, वो क्या होंगे? होमो एटॉमिक होंगे। और यहाँ पर जो हो जाएगा वो नॉन पोलर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 में, मैंने आप लोग को बता दिया। ठीक है। एमंग विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, तो लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट किस में होगा? चलिए, तो लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट किस में होगा दोस्तों आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो N2O होगा। इसके पास क्या होगा? लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक है। बाकी HI के पास क्या होगा? ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें दोनों तरफ पोल बन रहे हैं। SO3 भी क्या है दोस्तों? ये पोलर मॉलिक्यूल है या नॉन पोलर है? सभी लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए। फिलहाल अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसका जो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होगा वो NO2 का होगा। डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए मैंने आप लोग को बता दिया है, आप लोग पिछली क्लास जा करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, H2O हैज़ द नेट डाइपोल मोमेंट। H2O हैज़ ए नीट डाइपोल मोमेंट व्हाइल BeF2 हैज़ जीरो डाइपोल मोमेंट बिकॉज। अब आपको बताना है कि H2O के पास जो होता है वो नीट डाइपोल मोमेंट होता है, लेकिन BeF2 के पास जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। इसका क्या कारण है? तो ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, H2O मॉलिक्यूल इज ए लीनियर व्हाइल BeF2 इज बेंट। ऑप्शन बी दिया गया है BeF2 मॉलिक्यूल इज लीनियर व्हाइल H2O इज बेंट। ऑप्शन सी दिया गया है कि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन ऑक्सीजन। और ऑप्शन डी दिया गया है कि BE इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। चलिए अब आप लोग बता दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो मैं आप लोग को लगवा ही चुका हूँ, बता भी चुका हूँ, तो इसमें अब आप क्या आंसर करने वाले हैं? सभी लोग जल्दी से बताइए, इसमें आप आंसर क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें आप कह सकते हैं कि BeF2 मॉलिक्यूल जो होगा वो लीनियर होगा, लेकिन यहीं पर अगर H2O की बात करें तो इवेंट होगा, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट जो आएगा वो जीरो आएगा। दूसरा कारण आप कह सकते हैं कि H2O क्या है? इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या है, लेकिन BeF2 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, इसीलिए ये क्या होगा? इसके पास जीरो डाइपोल मोमेंट होता है और H2O के पास जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं होता है। तो ये भी एक दूसरा प्रक्रम है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पूछा गया वंडरवॉल फोर्स आर अप्लाइड टू। वंडरवॉल फोर्स किस पर अप्लाई किया जाता है? इनर्ट गैस पर केवल, या रेयर गैस ओनली, या मिक्सचर गैसेस पर, या एलिमेंट्री गैसेस ओनली? चलिए क्वेश्चन नंबर 22, तो जो आपका वंडरवॉल फोर्स है वो मिक्सचर गैस पर केवल अप्लाइड किया जाता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में उपस्थित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन दिया गया है ग्लिसरीन, वाटर, H2S और HF। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में प्रेजेंट नहीं है? H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा आपका 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें जो सही आंसर होगा वो H2S होगा, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है विच डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनमें से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रदर्शित नहीं करता है? H2C2H5OH। ये क्या हो दिया गया है दोस्तों? एथिल एल्कोहल दिया गया है, लिक्विड NH3, या फिर H2O, या लिक्विड HBr। चलिए तो आपको बताना है कि किस में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं प्रेजेंट करते। इस टाइप के क्वेश्चन मैं आगे आप लोग को बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, तो इसमें आप कह सकते हैं कि लिक्विड HBr, अगर यहाँ पर Cl होता तब भी नहीं होता,
ठीक है। तो लिक्विड HBr, HI या फिर जितने भी हाइड्रोजन के तत्व हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रदर्शित नहीं करते हैं, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है द फोर्स प्रेजेंट इन द क्रिस्टल नेप्थालेन आर, यानी कि द फोर्स ऑफ प्रेजेंट, इनमें से कौन सा फोर्स है जो है वो नेप्थालेन में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए दिया गया वंडरवाल फोर्स, बी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या नन ऑफ दीज। तो इसमें आपने दो ही फोर्स पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़ेंगे, वंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, आप लोग गेस करिए। अगर आपको नहीं पता है ये ऑप्शन और आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों ने फर्स्ट यूनिट में जो पढ़ा है वो वंडरवाल फोर्स पढ़ा है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ा है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वंडरवाल फोर्स, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है दोस्तों, द हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज ड्यू टू, पानी में हाई बॉइलिंग पॉइंट किसकी उपस्थिति के कारण होता है या किसके कारण होता है, आपको बताना है ये किसके कारण होता है दोस्तों। तो पानी में जो अधिकतम बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एमंग वाटर मॉलिक्यूल के साथ होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एमंग वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, विच फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट, इनमें से कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रांग है, डाइपोल डाइपोल फोर्स, आयन आयन फोर्स या आयन डाइपोल फोर्स या आयन इंडक्टिव डाइपोल फोर्स। आपको बताना है कि कौन सा फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो इसमें जो आयन आयन फोर्स है दोस्तों वो सबसे स्ट्रांग होगा। सबसे स्ट्रांगेस्ट फोर्स की अगर बात किया जाए तो आयन आयन फोर्स होता है, इसीलिए आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि विच वन इज द वीकेस्ट बॉन्ड, इनमें से कौन सा वीकेस्ट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 28, तो यहाँ पर वीकेस्ट बॉन्ड की अगर बात करा जाए तो हाइड्रोजन होगा, क्योंकि आपको पता है कि आयनिक और कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड ये क्या होंगे, इनसे हाई होंगे। अगर यहाँ पर वंडरवाल फोर्स होता, वंडरवाल था, तो यहाँ पर भी वो नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों कभी भी आपको क्या दिखेंगे, ये सभी बहुत स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत वीकेस्ट बॉन्ड होती है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न देखिए, द पेयर लाइकली टू फॉर्म ए स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जिसके पास स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H2O2 एंड H2 में, या HCOOH एंड CH3COOH में, या CH3COOH एंड CH3COOH या SiH4 एंड SiCl4। बताना है आपको कि किन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट HCOOH एंड CH3COOH में, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है कि ग्रेटर इज डाइपोल मोमेंट, यानी अधिकतम डाइपोल मोमेंट किसमें होगा, ग्रेटर इज आयनिक नेचर, अगर वो आयनिक ज़्यादा अधिक आयनिक नेचर का है तो उसके पास डाइपोल मोमेंट बड़ा होगा, या लेसर पोलैरिटी, अगर उसकी पोलैरिटी कम है तब वो डाइपोल मोमेंट होगा, या स्मॉलर द आयनिक नेचर, अगर आयनिक नेचर का नहीं है तब, या नन ऑफ दीज। जल्दी से आप सभी लोग बताइए भैया, इन सब चीज़ों को मैंने समझा दिया है आप लोग को। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि ग्रेटर डाइपोल मोमेंट कैसे पता चलता है, ग्रेटर इज आयनिक करेक्टर, इसमें अधिकतम आयनिक करेक्टर होना चाहिए। आयनिक करेक्टर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, या पोलराइजेशन अधिक होनी चाहिए, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अकॉर्डिंग टू फजान रूल पोलराइजेशन इज मोर व्हेन, फजान के नियम के अनुसार पोलराइजेशन अधिक होगी कब, जब स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन होगा, स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन होगा, या स्मॉल कैटायन एंड स्मॉल एनायन होगा, या लार्ज कैटायन एंड लार्ज एनायन होगा, या लार्ज कैटायन एंड स्मॉल एनायन होगा। कल ही मैंने आप लोग को पढ़ाया है दोस्तों 31 नंबर प्रश्न। तो आप सभी को पता है कि फजान के नियम के अनुसार जब कैटायन की साइज सबसे छोटी हो तो इसमें लार्ज पोलराइजेशन पावर होता है, पोलराइजेशन होता है, और जब एनायन की साइज बड़ी हो तो उसमें लार्ज
पोलराइजेशन होता है और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे लार्ज होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी फजान का नियम आप लोग पढ़ लीजिएगा, डाइपोल मोमेंट पढ़ लीजिएगा, आप लोग को ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज हमने लगभग 31 क्वेश्चन को डिस्कस किया आपकी फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड। इससे बाहर आपको कोई प्रश्न नहीं मिलने वाला है। आपके एग्ज़ाम में दोस्तों लगभग यहाँ से रिलेटेड 20 प्रश्न मिलने वाले हैं इस चैप्टर से। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए पूछेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ लेगा किसमें मैक्सिमम होती है, या फिर आपसे पूछेगा कि बताइए पोलराइजेशन पावर किसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे देगा लिखने के लिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताने के लिए। तो इस प्रकार से प्रश्न कम से कम 20 प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। अब बात यह होती है कि किस यूनिवर्सिटी में आने वाला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों जो फर्स्ट ईयर में 2021 और 22 सत्र में जो अपना NEP के तहत एग्ज़ाम करवाई हैं दोस्तों जितनी यूनिवर्सिटी, और उन सभी के नाम जो ऑब्जेक्टिव करवाई हैं पेपर, उन सभी यूनिवर्सिटी का मैं नाम बताना चाहूँगा। पहली यूनिवर्सिटी आपकी है DDU, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर। दूसरी है आगरा यूनिवर्सिटी। अगर आप आगरा यूनिवर्सिटी से हैं तो आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। कानपुर यूनिवर्सिटी, अगर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से हैं तब भी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आप वीर बहादुर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं तब भी आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, क्योंकि इन सभी का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर हुआ है। बाकी आप किस यूनिवर्सिटी से हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपकी यूनिवर्सिटी में कैसा पैटर्न रहेगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा। हालांकि मैं प्रयास करूंगा जल्दी एक क्लास में विस्तृत जानकारी दे दूं कि पेपर पैटर्न कैसे चेंज होता है और कैसा रहेगा इस बार का पेपर पैटर्न। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस क्लास में आपको क्या सीखने को मिला कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, क्लास का नोटिफिकेशन आपको नियमित मिलता रहे जब भी क्लास हो। दोस्तों आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, या आप सर्च कर लीजिए SP स्टडी पॉइंट। जैसे ही आप SP स्टडी पॉइंट सर्च करेंगे टेलीग्राम पर आपको हमारा चैनल दिख जाएगा, जहां पर आपको ओल्ड और न्यू दोनों प्रकार के PDF क्लास का नोटिफिकेशन और नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।